Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how to increase valuation of your business. अपने बिजनेस की वैल्यूएशन को कैसे इंक्रीज करना है। अब ये वैल्यूएशन क्या है इसके बारे में तो अब आप जान ही गए हो। वैल्यूएशन आपके बिजनेस की वैल्यू, जैसे हम प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? जिस रेजिडेंशियल हाउस में आप रहते हो, जब आपने खरीदा था तो वो कितने का खरीदा था? देखो जरा, जब घर खरीदा था कितने का खरीदा था, उसका रेट कैसे डिसाइड हुआ था? डिमांड सप्लाई नेगोशिएट, उस एरिया में क्या रेट चल रहे हैं। एंड देन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो सेम ही आ रही है, लेकिन कहते हैं कि लोकेलिटी का फर्क है जी। वहां पर जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है पॉश एरिया है, वहां की जो एम्यूनिटी है, फैसिलिटी है। दैट मीन टू से कि जैसे एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वैसे ही आपके बिजनेस की एक वैल्यूएशन होती है। तो आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, हमें मालूम है कि बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 मेथड्स हैं। चाहे वो प्रॉफिट मल्टीप्लायर मेथड है, पी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो चाहे वो डिफरेंट 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 मेथड है। आपने कहा चलो सारे साइंटिफिक मेथड लगा के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वैल्यूएशन तो निकलवा ली हमने अपनी बिजनेस की। और डिमांड सप्लाई के हिसाब से मेरा जो ब्रांड है, लोग कितना पैसा देने को तैयार है, किसके बेसिस के ऊपर? मेरी जो लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू है, वो सब ठीक है, मुझे पता है टेक्निकलिटी। अब आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन या तो निकलवा लोगे, या आपको एक फेयर आइडिया है कि मैंने कितने का बिजनेस क्रिएट कर लिया। अगर नहीं तो मेरी बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर एक वीडियो है, उसको तो आप देख ही लोगे। आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है कि जो आपके बिजनेस की वैल्यू है उसको इंक्रीज कैसे करना है। वो ऐसे कौन से 20 पॉइंट्स हैं? कितने 20? क्या पॉइंट्स? वो कितने 20 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वन बाय वन फोकस किया जाए तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई है, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट ओनली मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, but at the same time increase the valuation of your company, increasing the net worth of the shareholder। तो कैसे निकलेगा वो? कैसे निकलेगा? चलिए अब मैं आपके सामने वो 20 पॉइंट रख रहा हूं। नो मच वेट बिटवीन यू एंड दोज पॉइंट। सबसे पहले एक बार देखना जरा, आपके बिजनेस के अंदर स्टेडी और ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि लगातार पिछले 3 सालों से ईयर बाय ईयर आप ग्रोथ करते चले जा रहे हो। या आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ा के अगले 3 सालों के अंदर आईपीओ लेकर आना है, तो माय डियर फ्रेंड एक बात ध्यान रखनी है, सारा का सारा काम पक्के में, सारा का सारा काम एकदम बुक्स के अंदर, और ईयर बाय ईयर वहां पर एक स्टडी ग्रोथ हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो ये क्या कर देगा? इंक्रीज किसको? वैल्यूएशन को। दूसरा, मिनिमल रिस्क एक्सपोजर। एक बार देखना जरा, जो आपके बिजनेस का जो नेचर है, वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज तो काम खत्म। कितना टेक्नोलॉजी का चेंज है? जैसे एक मेरे मित्र है, उनका बिजनेस था, इनफैक्ट अभी भी है, उनका बिजनेस है, वो क्या करते हैं कि फोटोग्राफ खींचते हैं नेचर की, या पर्सन्स की, या गुड्स की, विच एवर। उन फोटोग्राफ को वेबसाइट पे डालते हैं और उन लोग उन वेबसाइट से फोटोग्राफ को डाउनलोड करते हैं, और उनकी मेंबरशिप होती है कि इतने टाइम के अंदर इतने डाउनलोड कर सकते हो, पर फोटो है। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है आज की डेट में। अब तो एआई को जस्ट आप बताओ कि चंद्रमा के ऊपर बैठा हुआ एक किसान कैसे काम करेगा, उसकी एआई एक फोटो बना के दे देता है। आप उसको कुछ ग्राफिक्स प्रोवाइड कर दो, आपके हिसाब से कस्टमाइज करके फोटो प्रोवाइड कर देगा। पूरा का पूरा बिजनेस ही रिस्क के ऊपर आ गया। आप एक बार देखना जरा,
आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कितना रिस्क है। जितना बड़ा रिस्क होएगा ना, उतनी कंपनी की वैल्यूएशन कम रहेगी। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो उस बिजनेस के अंदर, तभी जो आईटी की बिजनेसेस होते हैं ना, वो चलते भी बड़ी तेजी से हैं और बैठते भी बड़ी तेजी के अंदर से हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन है आपके बिजनेस का? जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही थी, ग्रो करती जाएगी, उसमें बड़ा ही मिनिमम रिस्क है। सिक्योरिटी गार्ड के रिस्क का बिजनेस है वो, तो देखो सीसीटीवी सर्विलेंस ह्यूमन बीइंग, जो सिक्योरिटी बिजनेस के अंदर है ना, उसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी तो चेंज होगी लेकिन आपका बिजनेस उसको अडॉप्ट कर जाएगा। तो नाउ यू गॉट अ फेयर आइडिया कि किस तरह के बिजनेस के अंदर आप हो। तो मिनिमम रिस्क एक्सपोजर वाले बिजनेस की वैल्यूएशन ज्यादा ही आने वाले समय में होने वाली है। और मैनेजमेंट, एक बार देखना जरा, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन को एकदम स्टडी और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैनेजमेंट, यानी कि आपकी कंपनी में जो पिछले 8 10 20 15 सालों से टीम मेंबर काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो रिसेंट भी आपने सुपीरियर मैनेजमेंट के अंदर आपने बुलाया, आपने मैनेजमेंट के अंदर उनको हायर किया है, यानी कि सीएक्सओ लेवल, सीएफओ है ना, सीएफओ है ना कंपनी में, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोलर। जिस कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर ही नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर चाहिए, आप उसको सीएफओ बोलते हो। उसी तरीके से ऑपरेशंस को, टेक्नोलॉजी को, सीटीओ कौन है? टेक्नोलॉजी, हाँ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है? सीटीओ। अच्छा मुझे बताओ, ऑपरेशन कौन देख रहा है? मैनेजमेंट के अंदर सीईओ की तरह आप खुद एज ए बिजनेस ओनर ऑपरेट कर रहे हो, या आपने प्रोफेशनल सीईओ हायर किया हुआ है? अच्छा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है बिजनेस को चलाने के अंदर? अगर अपना नहीं है, तो क्या हमने उन 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 चेहरे को, उन एक्सपीरियंस्ड पर्सन को एज ए सीईओ अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट करके बिजनेस को वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर एक नेक्स्ट लेवल के ट्रैक के ऊपर लेकर आ गए हैं? ये पूरी तरह से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ा देगा कि मैनेजमेंट में कौन है। जब तक प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है ना, तब तक लॉन्ग टर्म सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आपके बिजनेस की वैल्यूएशन को बढ़ा रहा है। एक्सेप्शनल सेल्स सेक्शन, यानी कि अब आपकी कंपनी के अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट सेपरेटली डेडिकेटेड आपकी वहां पर है, प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, बदलते हुए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के साथ, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अपनी कंपनी की पोजीशनिंग, स्टैंडिंग, ब्रांडिंग को क्रिएट कर रहे हो ना, तो समझ लो बढ़ गई वैल्यूएशन आपकी कंपनी की। और वो कौन से सीक्रेट्स हैं, कौन से पेटेंट हैं, कौन से ट्रेडमार्क हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जो आपने डेवलप किए हैं, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है ना? जितने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आपके नाम पर है, उतनी ही आपकी वैल्यूएशन ज्यादा रहने वाली है जब वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आएगा। अच्छा, मार्केटिंग आप किस तरह से कर रहे हो? आज से 3 साल के बाद आईपीओ लेकर आना है, तो आज जिस तरह से गूगल के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जिस तरह से आपकी पोजीशनिंग और ब्रांडिंग हो रही है, जब कोई फ्यूचर में जाके रिसर्च करेगा ना आपकी कंपनी में पिछले 3 सालों की, तो उसकी तैयारी ना आज से ही करनी है। तो ये इफेक्टिव मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जो है ना, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को डेफिनेटली बढ़ाने वाली है। तो 8वां पॉइंट क्या है? क्रेडिट रेटिंग। आपकी क्रेडिट रेटिंग आज क्या है? अगर वो कम है तो किस वजह से कम है? जिस वजह से कम है उसको ठीक कराने के लिए आपने एक्शन ले लिए हैं, और आप अपनी नॉर्मल क्रेडिट रेटिंग से आउटस्टैंडिंग क्रेडिट रेटिंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे बढ़ गई आपकी कंपनी की वैल्यूएशन। 9वां पॉइंट क्या है? पोस्ट सेविंग। ऐसे कौन से मेथड, तरीके, प्रोसेसेस आपने अपनी कंपनी में ऑनगोइंग बेसिस पे लगाते रहते हो? क्या बजटरी कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है? क्या ऐसे प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी आपने लगाई है जिसकी वजह से ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर कॉस्ट कम होती है? तो समझ लो बढ़ गई आपकी कंपनी की वैल्यूएशन। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आप
इन हाउस कॉल सेंटर IVR का इस्तेमाल कर रहे हो, कस्टमर के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट्स आपने बना दी है ताकि ऑन टाइम ऑन ट्रैक उनको उनकी वैल्यू मिलती रहे, उनको पता रहे उनका प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कर रहे हो, कर दिया है ना आपने। नहीं तो टेक्नोलॉजी की जो एग्जीबिशंस होती रहती हैं वर्ल्ड वाइड, वहां पर आप पार्टिसिपेट करते हो, यूट्यूब की वीडियो देखकर भी क्या समझ रहे हो, क्या क्या आपने एक्सपर्ट को हायर करके एक बार अपनी टेक्नोलॉजी का ड्यू डिलिजेंस करवा लिया है कि जिस टेक्नोलॉजी से मैं अपने बिजनेस को मार्केट के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो सस्टेनेबल भी है कि नहीं है। आप कह रहे हो समझ गए जगमोहन, मैं तो भाई अभी भी उसी पुराने तरीके से कच्ची किताबों के अंदर ही क्या लिख रहा हूँ, अपनी अकाउंट लिख रहा हूँ। किसी का भी परचेज का बिल आता है उसको मैनुअल रजिस्टर में चढ़ाता हूँ, उसके बाद फॉलो करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। ERP सिस्टम, PO2 पेमेंट सिस्टम का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, तो भाई कैसे बढ़ेगी वैल्यूएशन आपकी कंपनी की। 11वां नंबर पॉइंट क्या है? 11वां नंबर पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस, यानी कि प्रॉफिट कमाया री इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट कमाया री इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट कमाया री इन्वेस्ट किया। तो यानी कि आपका शेयर होल्डर्स फंड कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस उसको मिलाकर जो परसेंटेज बन रही है, और आपके पास जो रेडिली कैपिटल अवेलेबल हो जाती है, चाहे आपने डेप्ट से लिया है लेकिन उसके अगेंस्ट में प्रॉपर एसेट्स है, तो डेप्ट से भी चाहे लिया है, चाहे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कुछ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो कितना कैपिटल बेस लेके आप बैठे हो, कितनी आपकी अपनी पैसे आपकी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रहे हैं बाय योर ओन कैपिटल, बाय द री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव एंड अदर लोन, जिसके साथ में आपने एक मजबूत कैपिटल बेस बना लिया है जिससे कि आपको ग्रोथ करने से कोई रोक ही नहीं सकता। बढ़ा देनी इसने कंपनी की वैल्यूएशन को। और बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल, यानी कि करंट रेशियो 2:1 है तो क्विक रेशियो 1:1 है। अगर क्विक रेशियो 1:1 है यानी कि जितना आना है उतना ही देना है या उससे कम देना है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने तो कम है देने ज्यादा है। तो क्विक रेशियो आपकी 1:1 से नीचे चली गई है, तो इसे बोलते हैं कैश क्रंच की पोजीशन। तो कहीं उस सिचुएशन से तो नहीं गुजर रहे हैं। अगर वहां से गुजर रहे हैं तो आज ही तैयारी कर लो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटर लगा के कैसे अपनी लिक्विडिटी की पोजीशन को इंप्रूव करना है बाय फॉलोइंग दी कैश फ्लो मास्टरी प्रिंसिपल्स। वो तो आप कर ही लोगे। तो आज जिस पोजीशन के अंदर है, आज से 3 सालों के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आप अपना रखते हो, कैपिटल बेस मजबूत है, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी की वैल्यूएशन क्यों नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली 100% बढ़ने ही वाली है। और कैसी है पब्लिक की इमेज? टाटा की इमेज क्या है? ट्रस्ट वाली इमेज है टाटा की। जब पीछे लॉकडाउन के दौरान कोविड का हुआ था प्रॉब्लम, तो टाटा वाले खुद अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए सामने उन्होंने जिस तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी और मनी के फॉर्म में भी कंट्रीब्यूट किया था, और स्टैंड लेते हैं कस्टमर्स के लिए, स्टैंड लेते हैं पब्लिक के लिए, स्टैंड लेते हैं नेशनल इश्यूज के लिए। आपकी कंपनी की पब्लिक इमेज क्या है? कैसे देखा जा रहा है? क्या परसेप्शन है? उस परसेप्शन को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर रहे हो आप। अच्छा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? मान लीजिए एक माइनिंग का काम करने वाली कंपनी है लेकिन उसका ऑफिस एक ही है, अपना है, वो भी कनॉट प्लेस के अंदर है, बाकी सारा उसने आउटसोर्स किया हुआ है। तो माइनिंग की उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर उसने अपनी एग्जिस्टेंस ही क्रिएट नहीं की, जिसकी वजह से कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे गया तो उसको राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल ही नहीं पाई। आप स्ट्रेटेजिकली कहां पर लोकेटेड हो? आपकी वेयर हाउसिंग किस तरह से आपने ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में पोजीशनिंग की हुई है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन आपकी होती है और किस लोकेशन पे, किस वेयर हाउस में, किस CNF एजेंट के अंदर, किस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के अंदर, कहां कहां पर आप प्रेजेंट हो स्ट्रेटेजिकली, सो दैट कि इन्वायरमेंट का, लोकेशन का नेचुरल आपको बेनिफिट मिले। ऐसी कंपनी अगर है ना, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई लगाई जाती है। और
गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या वाकई ही आपके फेवर में है, या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हो, केमिकल पॉलीथीन के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी एकदम ऐसी है कि कभी भी सुपड़ा साफ, कभी भी पत्ता साफ, कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर ठीक हो गई, और आपको पता भी है दिल्ली में चलने वाले पटाखे क्या बिजनेस कर रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन को भी पूरी तरह से डिटरमिन कर रही है। और लेबर रिलेशन, वो तो आप अमेजिंग मेंटेन करके चलते हो, मुझे मालूम है कि आपके हारमोनियस लेबर रिलेशनशिप है, और जिस तरह की आपकी ईएसआई, पीएफ, इंसेंटिव, वर्किंग और वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली एंड देयर चिल्ड्रन, एंड जिस तरह से आप उनकी फूड की, क्लोथ्स की, मेडिसिन की फैसिलिटी का पूरा ध्यान रखते हो, लाइक लेबर इज वर्किंग फॉर यू, यू आर वर्किंग फॉर लेबर, बोथ आर वर्किंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। मिशन एक है, पर्पस एक है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन आपकी कंपनी की बढ़ रही है। अच्छा बताना, सोशल कमिटमेंट तो पूरी कर रहे हो ना? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कमिटमेंट क्या होती है कि जब आप समाज कल्याण के लिए भी काम कर रहे हो, एक तो देखो 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट तो वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है और आपका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको 2% तो वैसे ही करना है। अरे प्रॉफिट कितना भी है आपका, लॉ के हिसाब से थोड़ी करोगे, आपकी अपनी कमिटमेंट भी तो है। सोसाइटी में जो जो आपने चैरिटी, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन करना है ना, दैट रियली इंप्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी, दैट गिव 100% सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय फील वेरी वेरी हैप्पी एंड यू फील सेटिस्फाइड, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द increase of the valuation of your company, my dear friend। और कंपटीशन रेड ओशन के अंदर बैठे हैं कि अपना ब्लू ओशन क्रिएट कर रहे हैं। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी ब्लू ओशन क्रिएट करने की तरफ बढ़ती चली जा रही है ना, तब तक आप अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाते चले जा रहे हो। जब कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, रेट कम कर लो, किसी तरीके से पेल दो, धकेल दो, मंथ एंड पे सेल कर दो, उससे बिजनेस में भी प्रॉब्लम आती रहती है, और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कंपटीशन के अंदर आप कैसे अपने आप को रख रहे हो, तो उससे क्या क्रिएट करते हो? मार्केट डोमिनेंस। किसके द्वारा? अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा, अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी के द्वारा, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के द्वारा, अपनी एक्सेप्शनल सर्विसेज के द्वारा, अपने शानदार कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स के द्वारा, अपनी मार्केट की डोमिनेंस को जैसे 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 आप इंक्रीज करते चले जा रहे हो, वैसे 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 अब देखा जाए अराउंड 700 करोड़ तक की एनुअल टर्नओवर लेकर आ गया है। कौन? ईज माई ट्रिप। उसकी वैल्यूएशन कितनी है? 7,000 करोड़, 10 टाइम ऑफ दी टर्नओवर वो लेकर आ गया है। मार्केट डोमिनेंस सेकंड नंबर की कंपनी बन चुकी है ईज माई ट्रिप, ये रिसेंटली मुझे पता लगा। तो अब मार्केट में डोमिनेट करोगे तो क्या होगा कि आपकी वैल्यूएशन ना एनालिसिस के द्वारा ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलती चली जानी है। तो कंपटीशन रेड ओशन नहीं है, ब्लू ओशन है, और मार्केट में डोमिनेट कर रहे हो। एंड द 20th पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिजनेस तो स्केलेबल है ना, कहीं ऐसा कस्टमाइज बिजनेस तो नहीं खड़ा कर दिया कि बस बहुत ही लिमिटेड आप उसके अंदर काम कर सकते हो, और प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो स्टारबक्स की तरह स्केल नहीं हो सकता, वीएलसीसी की तरह स्केल नहीं हो सकता। वो जो है एक ब्रांच अगर आपने चला दी, दूसरी ब्रांच, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 8वीं, 100वीं, 500वीं खोलने में अगर जान निकल जाती है, और आपने उसको सिस्टमेटाइज प्रोसेस के अंदर नहीं डाला, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं क्रिएट की, तो वैल्यूएशन के बढ़ने के चांस कम है। तो वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या बात की, कि वो कौन से 20 पॉइंट हैं। अब आपके बिजनेस की मैनिफेस्टेशन के हिसाब से चलते हैं, एकदम आखिरी में समराइज कर लेते हैं कि आप कैसे इंक्रीज कर रहे हो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन को। अब आपके बिजनेस के अंदर स्टेडी और ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसके अंदर मिनिमल रिस्क एक्सपोजर है, और आपकी मैनेजमेंट तो बहुत ही शानदार है। डील किसमें कर रहे हो? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में, और आपकी मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के कहने ही क्या, और आपके सीक्रेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब आपने रजिस्टर
रजिस्टर करवा के रखे हुए हैं। और एडवर्टीजमेंट तो आपकी नेक्स्ट लेवल की है, जो कि अगले 3 सालों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। क्रेडिट रेटिंग एकदम आपकी टॉप रेटिंग, आउटस्टैंडिंग रेटिंग आप लेकर आ रहे हो। अगर एसएमई है तो एसएमई 1 लेकर आ रहे हो। कोस्ट सेविंग के मेजर तो आपने लगा ही दिए हैं, टेक्नोलॉजी के तो आप दीवाने हो, और कैपिटल बेस आपका बढ़ता चला जा रहा है, और आपकी लिक्विडिटी 2:1, 1:1, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, गुड पब्लिक इमेज के साथ में स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर आप एग्जिस्ट करते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल और डिजाइन को भी आप इंप्रूव रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते चले जा रहे हो। लेबर रिलेशन तो आपके इतने ऑसम हैं, और सोशल कमिटमेंट आप पूरी करते ही करते हो। कंपटीशन अब आपका वीक हो गया है, क्योंकि आप एक्सेप्शनली स्टैंड आउट हो गए हो और मार्केट को डोमिनेट कर रहे हो। और ये जो बिजनेस का मॉडल है ना आपका, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला है। तो ये है माय डियर फ्रेंड 20 पॉइंट, जिनके बेसिस के ऊपर आप वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन को इंक्रीज कर रहे हो। और आपकी इंक्रीज्ड वैल्यूएशन है, तो दैट मीन टू से आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो आपने अपनी कंपनी को लिस्ट करवाया। लिस्ट करवाने के बाद 25% शेयर पब्लिक के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, आप अपने खुद के शेयर भी सेल करोगे, वो मनी की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, लाइफ को भी एंजॉय करोगे। एट द सेम टाइम जब बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, तो भी आप कंपनी की वैल्यूएशन जब पब्लिक डोमेन के अंदर आ गई, चाहे एसएमई एनएससी के ऊपर आ गई, चाहे आपने उसको मेन बोर्ड एनएससी में लिस्ट किया है, या आपने उसको बीएससी में लिस्ट किया है, तो आज चाहे लिस्टेड नहीं है, आज चाहे लिस्टेड नहीं है, आपने लिस्ट करना है उसको 3 साल के बाद। लेकिन माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, वैल्यूएशन तो इंक्रीज करनी है ना। यस, एब्सोल्युटली। तो माय डियर फ्रेंड, ये ना मैंने आपके लिए समराइज करके उन पॉइंट को भी टच कर दिया कि हर जगह, यहाँ वहां, जहां तहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, वैल्यूएशन की बात हो रही है। लेकिन कोई ये बात तो कर ही नहीं रहा कि वैल्यूएशन बढ़ेगी कैसे। इन 20 पॉइंट के द्वारा, 10+10, 20 पॉइंट के द्वारा अब आप अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाने वाले हो। तो माय डियर फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का मेरा सेशन? डिड यू गेट सम वैल्यू? इफ यू गेट सम वैल्यू, प्लीज टाइप वैल्यू इन द चैट बॉक्स। जो मेरे साथ आज 5 AM के अंदर लाइव है, या कोई पॉइंट आपके दिमाग के अंदर आ रहा है विच यू वांट टू टेल, एक्सप्रेस और आस्क, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। तो मैं क्विकली गो थ्रू करता हूं एंड बात करता हूं आप सबसे। जगमोहन जी, यू आर ग्रेट एडिंग वैल्यू इन अवर लाइफ। थैंक यू सो मच जगमोहन जी। अरे वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग देयर। कल तो आपसे मिलके आनंद ही आ गया, एकदम वाइब्रेट हो गया आपसे मिलके में। पीयूष जैन जी, ग्रेट वैल्यू, थैंक यू। तिलक मित्रा जी, वेरी वैल्यूएबल। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू तिलक मित्रा जी फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड सेलिब्रेटिंग द लाइफ। द वे यू सेलिब्रेट द लाइफ इज ऑसम तिलक मित्रा जी। इट्स a time of action। पीयूष जी कह रहे हैं एक्शन एक्शन एक्शन, एक्शन लीड्स टू रिजल्ट, थॉट लीड्स टू फीलिंग, थॉट लीड टू फीलिंग, फीलिंग लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड टू रिजल्ट। पीयूष जी क्या बात है। सुशील जी कह रहे हैं अमेजिंग, थैंक यू सुशील जी फॉर इंकरेजमेंट। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि ग्रेट वैल्यू दैट हैज गुड क्रिएटेड, थैंक यू। एंड के महेश्वरी जी, हाईली नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। तो आज के सेशन को यही विद इन 30 मिनट में रखते हैं, और अब आप इन 20 पॉइंट के ऊपर ना एक बार देखना शुरू कर दो कि आपको प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले कौन से एरिया के ऊपर काम करना है। दैट विल गिव यू immense satisfaction to you, because you declare you achieve, you declare you achieve immense satisfaction। और फिर अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉई, आपके शेयर होल्डर, आपके फैमिली मेंबर, सोसाइटी, एवरीबडी इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अभी मैं निकल रहा हूं पुणे के लिए। पुणे में एक टेडेक्स टॉक है, तो मैं जल्दी ही आपके साथ में वो गुड न्यूज भी शेयर करूंगा। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।